कोई आन दे, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, जिसको देखने में देखा नहीं तुम। अब ये हो गया था, ये हो गया, कंडक्टर लीना हो गया था, ये भी हो गया, करंट डेंसिटी, ये भी हो गया, ये भी हो गया था, ये हो गया, ये हाथ पढ़ा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमेशा जब भी ओम्स लॉ की बात करूंगा मैं, तो ओम्स लॉ में हमेशा टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कांस्टेंट जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट जाता है। तो अगर आप जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो V इज इक्वल्स टू में यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, तो R कांस्टेंट है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा, R होगा। और ये फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू में RI। अगर आप इसका ग्राफ बनाने चाह रहे हो तो ग्राफ हो जाएगा आपका V और I के बीच का ग्राफ ये होता है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, एक एक है, दोनों की पावर क्या है, एक है। अगर मान लीजिए पावर आपकी, मान लीजिए ऐसा होता, x की पावर, देखिए आपको ग्राफ भी नहीं बनाना आता कई बच्चों को, अगर दोनों की पावर एक एक है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्स वाई के बीच का ग्राफ। अगर x इज डायरेक्टली इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये ग्राफ क्या जाएगा, वाई पैराबोलिक, वाई एक्स, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा, ऐसा, ठीक है। और x इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, ये अगर आपका वाई क्यू है तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्स, कुछ ज्यादा इसका स्लोप रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लोप हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर मान लीजिए x इज इनवर्सली इक्वल टू आपका y है तो ये स्लोप ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। और x इज इनवर्सली इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये कुछ ज्यादा ही ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका y है, x है, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा। और x इज इनवर्सली इक्वल टू वाई क्यूब है तो क्या होगा, ये पूरा ऐसा रहेगा, इस तरीके का, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा इस तरीके का, ठीक है, ग्राफ इस तरीके रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना, डायरेक्ट देखते के साथ ही आप ऐसा पावर देखते के साथ ही आप बना लेना इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। तो बात करते हैं भैया ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, यानी पोटेंशियल जितना, रेजिस्टेंस फिक्स है, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ सकता। रेजिस्टेंस फिक्स करके, सर्किट का रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया आपने, उसके बाद आप बड़ी बैटरी, छोटी बैटरी, उससे बड़ी बैटरी लगाते आ रहे हो, तो आपका करंट क्या हो रहा है, उसी हिसाब से फ्लक्चुएट हो रहा है। हमने ये ग्राफ बना दिया, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल लिख दिया, बेस किसके पैरेलल है, करंट के, तो करंट हो गया। अब इसका मैं स्लोप निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, स्लोप। स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है v, और ये क्या है, बेस क्या है i, v अपॉन में r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है। तो यानी अगर आपको vi ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप बोल दिया जाए तो आपका स्लोप क्या होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। और ये ध्यान रखना, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या है, क्या लिख रहा हूँ, स्लोप इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस है। अगर आपका स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं किसके पास ये पोटेंशियल है, ये करंट है, और आपका ग्राफ ये है ए बी सी डी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, तो आप बोलोगे भैया ए मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी, इसका स्लोप क्या है, सबसे ज्यादा है। अब वैसे भी देख लो, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है, कम है, अब पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। देखो पोटेंशियल इतना बड़ा है और करंट के इतना है, पोटेंशियल आपने ज्यादा अप्लाई किया, सर्किट में करंट कम आ रहा है, जाहिर सी बात है सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, कम नहीं। और यहां पर इसका रेजिस्टेंस कम क्यों है, मैंने स्लोप बताया कम इसलिए, लेकिन अगर देखो लॉजिकली देखा जाए तो क्या होगा, इसका करंट ज्यादा है लेकिन पोटेंशियल क्या आपने इतना ही अप्लाई करा, इतने पोटेंशियल में इतने ज्यादा करंट है, इसका मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बहुत कम है, समझ गए। और ग्राफ देख लेना एक बारी, क्योंकि बच्चे अंधों की तरह काम करते हैं, जैसे मैंने बना दिया वी आई ग्राफ, तो आप सोचते हो ये ऐसे करना, कई बार आई वी ग्राफ होता है, ये आई वी ग्राफ, तो आपको स्लोप यहां से लेना होता है, ठीक है, ये स्लोप होगा, समझ गए। तो आप ऐसा अंधों के काम मत करना, देख लेना कि अब ये आई वी कहां पर है, ठीक है। चलो ठीक है, अब आई वी ग्राफ क्यों, ये कौन सा, और ये भी एक बार क्वेश्चन आया था कि वी आई ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होता है या आई वी ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये वाला ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट होता है। रीजन पता है क्या, मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि आपने अब तक यही पढ़ा है, और ये ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि यहाँ पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
ठीक है। आप बड़ा पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो करंट भी क्या होगा, उस हिसाब से बढ़ेगा। यानी करंट क्या डिपेंडेंट है और पोटेंशियल क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये वाला ग्राफ ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे पूछ के रहा हूं आपसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ पहले से। हाँ, एक और ग्राफ होता है, एक और होता है टेम्परेचर बताना होता है। टेम्परेचर किसका ज्यादा है, तो भैया आपको बता दो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि जब टेम्परेचर पूछा जाएगा ना तो तीनों एक ही सर्किट है, तीनों एक ही वायर है, लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस क्या अलग अलग है। ठीक है, रीजन क्या है, जो ठंडा रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और जो गर्म वायर रहता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। अब ये कैसे, तो यहां पर मैंने मंत्र लिखवा रखा है, टेम्परेचर अगर ज्यादा हो जाता है तो रेजिस्टेंस मैंने बोला ज्यादा होगा। अब कैसे ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ज्यादा तो कोलिजन, कोलिजन ज्यादा तो लॉस ऑफ काइनेटिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काइनेटिक में लॉस ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा, करंट, रेजिस्टेंस। तो भैया यही देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब एरिया अंडर द वीआई कर्व क्या देता है, तो भैया आपको बता दूं एरिया अंडर द वीआई कर्व आपका क्या देता है, पावर। क्या देता है, पावर। ठीक है, अब ये आपको शायद पता भी नहीं होगा। ठीक है, अभी ध्यान रखना कि एरिया अंडर द कर्व वीआई कर्व जो होता है वो किसके बराबर होता है, पावर के। ठीक है, तो पावर कैसे देता है, देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं देखूं तो वर्क अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, वर्क। वर्क को अगर आप लिखना चाहो उसको, अगर ये तो मैकेनिकल पावर लिख रहा हूं मैं, किसके क्या लिख रहा हूँ, मैकेनिकल पावर लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिकल पावर है जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। अभी फॉर्मूला ला दूंगा आपका वी आई या आई वी कैसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं वर्क की बात करूँ तो क्या होता है, वर्क क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, मैकेनिकल मतलब यहाँ पे मोशन हो रही है, इलेक्ट्रिकल मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जा रही है। तो वर्क जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में होता है चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन में क्या हुआ, टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, करंट। चार्ज अपॉन में टाइम क्या होता है, तो वी आई ये क्या इलेक्ट्रिकल पावर है, क्या है ये, समझ गया। तो अगर V इंटू में आई आ गया कहीं पर तो वो क्या है, पावर। कौन सी, इलेक्ट्रिकल पावर। कौन सी पावर है, तो अगर आप इसका ग्राफ देखिए, अभी अपने पे सामने एक ग्राफ दे रखा है। ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल बन रखा है, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखे उसी का ट्राइंगल देखी हुई है। तो ट्राइंगल एरिया का होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, रेक्टेंगल दे देगा तो क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है। जो भी एरिया दे देगा आपको उसका एरिया निकालना है, और एरिया निकालोगे तो ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट। तो वी आई क्या है, पावर। पावर का आधा भी क्या है, पावर है। यानी आपको वी आई ग्राफ दे रखा होगा तो आपका इसका मतलब क्या है भैया, पावर है। अब यहाँ पर दो आपके मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं अपना ए और बी। ठीक है, ये कहां पर है, ये क्या लिख रखा है, ये 2 वोल्ट लिख रखा है। क्या लिख रखा है इस बच्चे ने, 2 वोल्ट ये लिख रखा है। ठीक है, 2 वोल्ट कैसे लिख रखा है, 4 वोल्ट होगा ये। ठीक है, अब देखिए, तो कह रहा है कि भैया किस केस में, ए केस में या बी केस में, किस केस में आपका क्या निकलेगी, ज्यादा पावर निकलेगी। तो अपने को क्या निकालना है, इन दोनों का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, आप देख रहे हो वीआई ग्राफ है, वीआई ग्राफ का एरिया क्या देता है, पावर देता है। जिस डॉन सा एरिया ज्यादा होगा उसकी पावर भी क्या होगी, जितनी ज्यादा निकलेगी। हमने एरिया ऑफ ए निकाला, एरिया ऑफ ए निकला है तो 2 वाट निकला। क्योंकि बता दो भैया ये क्या है, ए कौन सा है, ये रहा। अच्छा ये 2 है, ये 2 ही है, और ये 1 है। बेस क्या है, 1 है, नहीं बेस भी 2 है, तभी तो 4 2 आएगा। ये दो तो क्या हुआ, गुणे करो तो 4, आधा कर दो तो क्या हुआ, 2। तो 2 वाट आ गया, और ये यहाँ पे आएगा तो आपका 4 वाट है। तो किस केस में ज्यादा पावर निकलेगी, पी वाले में ज्यादा पावर निकलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाँ देखिए, कह रहा भैया 2 सर्किट है, इसका 5 एम्पियर करंट जा रहा है और यहाँ पर 10 एम्पियर करंट जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्या लगा रखा है, दोनों पे सेम है। किस केस में गर्मी गर्मी में किया जा गया है, नहीं नहीं बिल्कुल सही बोला है। किस केस को गर्मी में परफॉर्म किया गया, बैटरी वही है, बैटरी सर्किट भी वही है, लेकिन एक केस में 5 एम्पियर करंट आ रहा है और दूसरे केस में 10 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर करंट ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर कम कब होता है, सर्दी में, गर्मी में, सर्दी में, सर्दी में। ठीक है, ये सर्दी में परफॉर्म किया गया। यहाँ पर करंट क्या कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर भी क्या होता है, ज्यादा। और टेम्परेचर ज्यादा कब होता है, गर्मी में। ठीक है,
तो ध्यान रखना। तो ये कहाँ परफॉर्म किया गया, गर्मी में, ये कहाँ परफॉर्म किया गया, सर्दी में, या ये परफॉर्म किया गया है धूप में, ये परफॉर्म किया गया छांव में, ये परफॉर्म किया गया दोपहर में, तो ये परफॉर्म किया गया शाम को। ठीक है, कुछ भी सकता है। डिड्यूस ये एक्सप्रेशन ऑफ ओम फ्लो, ये ओम फ्लो की ये एक्सप्रेशन डिड्यूस करने के लिए आती है। ठीक है, आसान एक्सप्रेशन है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था करंट क्या होता है, वी नॉट क्या होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कैपिटल ई, स्मॉल ई टाउ अपॉन में एम होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको बता दूं तो भैया देखिए, जैसे ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ई है, इसकी लेंथ क्या एल है, और आपने बाहर पोटेंशियल कितना अप्लाई रखा है, तो इनके बीच में ई इंटू में एल का प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। तो हमने क्या किया, ई की वैल्यू निकाल दी, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू तो वी अपॉन में एल, क्या होगा, वी अपॉन में एम एल ई टी, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करंट ये आ गया। हम करंट की यहाँ पे सीधा देखिए, अच्छा ये तो अलग है ना, आई इक्वल्स टू में ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे सीधा क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, टी टाउ अपॉन में एम एल, और ये क्या लिखेंगे, ई एन ए, लिख दिया। इसको अरेंज करो तो ये जाएगा टी डबल ई एन ए, टीना, क्या हो जाएगा, टीना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में एम एल। अपने को पता है कि हम जब जो ओम लॉ परफॉर्म करते हैं उसमें पोटेंशियल अकेला होता है, अगर कोई चीज होती है तो करंट के साथ होती है, तो हमें पोटेंशियल को अकेला करना है, तो पोटेंशियल को अकेला करो तो क्या होगा, ये क्या होगा, करंट के साथ क्या आएगा, एम एल। ठीक है, अब एक चीज देखिए भैया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट करते हो, देखिए टेम्परेचर के साथ बदल कौन सकता है इसमें, तो अगर मैं देखूं तो टेम्परेचर के साथ इस चीज, केवल इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए आप टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, मास को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट, मास तो वैसे नहीं चेंज होता। टेम्परेचर कांस्टेंट करने पर किसी के अंदर लीनियर एक्सपेंशन भी नहीं होता, एक एक्सपेंशन होता है जो टेम्परेचर बढ़ाने पर होता है, और एक्सपेंशन के साथ क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन हम जैसा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पर एक्सपेंशन भी क्या होगा, नहीं होगा, लेंथ क्या रहेगी, वही रहेगी कंडक्टिविटी। ठीक है, ये चीज मेन है जो टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पर इफेक्ट करती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो बहुत ज्यादा कोलिजन होगा, एक ही सेकंड में बहुत सारे कोलिजन हो जाएंगे, मतलब एक सेकंड में रिलैक्स कम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कोलाइड ज्यादा कर रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये चीज क्या होती है भैया, रिलैक्स करने का टाइम तो बहुत कम मिलता है, बहुत जल्दी टकराता है, जब टकराएगा तो ये क्या कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज क्या होती है, कम हो जाती है, क्या होती है, ये क्या कौन सा टाइम है, रिलैक्स करने का, एक टक्कर दूसरे टक्कर उसके बीच का जो टाइम होता है उसी को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया भी क्या होती है, ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वैसे भी हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे ये कांस्टेंट होगी तो उसको हटा सकते हो, तो 20 डायरेक्टली उल्ट क्या होगा, आगे हो जाएगा, 20 डायरेक्टली उल्ट क्या होगा, और यही क्या होता है ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर रेजिस्टेंस क्या, ये पूरा अब देखिए रेजिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, देखिए इसको याद कर, ये क्या है, करंट है तो ये क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस को याद करने का तरीका क्या है, टीना के सर पे मन, ml, ठीक है, टीना के सर पे मन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ई क्या है, चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर। समझ गए, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लें। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखिए, मैंने ये लिखवा रखा है भैया कौन कौन से फैक्टर पे किस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो भैया रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया क्या, टीना के सर पे, टीना के टीना के सर पे मल इज नोन है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है वो मास के डायरेक्टली है, मतलब मास बढ़े, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, प्रोटॉन फ्लो करता सर्किट में, तो तब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कम होता है, सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन फ्लो करता तो सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता कम होता। तो यहाँ पर मास का रेजिस्टेंस का डायरेक्टली मतलब ज्यादा ही होता, लेकिन क्यों ज्यादा होता, तो बता दो भैया, अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे भी उतने फोर्स लगाएगी और प्रोटॉन पे, दोनों पे चार्ज क्या सेम है, इसलिए दोनों पे फोर्स क्या लगेगा सेम है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन आप ट्रक पे उतना फोर्स लगाओ और साइकिल पे उतना फोर्स लगाओ, कौन तेज चलेगा? साइकिल पे चलेगी, क्योंकि उसका मास क्या कम है। मास कम होने की वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा। जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, करंट क्या होता है, ज्यादा आता है, और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मास ज्यादा होगा तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, वेलोसिटी क्या होगी, कम, करंट कम, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली क्यों होता है। आप उसमें अगर लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, बस सिंपल सा नहीं है। अब देखिए मान लीजिए एक छोटी सी मतलब सुरंग है, उसके अंदर से आ रहे हो, आप टकरा रहे हो, टकराने पे आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होती है, करंट क्या होता है, कम हो जाता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर गुफा ज्यादा लंबी होगी तो क्या होगा, ज्यादा टक्कर होगी आपकी, ठीक है, और ज्यादा टक्कर से क्या होगा, आपकी ज्यादा काइनेटिक में लॉस आएगा, वेलोसिटी आपकी ज्यादा कम हो जाएगी, और क्या होगा, करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यही होता है जब वायर की लेंथ ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी क्या करनी पड़ती है, इस दौरान में उसके कोलिजन्स भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और अपनी वो काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी क्या करता है, बहुत ज्यादा करता है। जब काइनेटिक में लॉस बहुत ज्यादा होगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे भैया, अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, भैया वो छोटी इंक्रीज होंगे। भैया छोटी लेंथ है हाँ? भैया वो छोटी लेंथ है, उसके नीचे बड़ी लेंथ है। अरे हो ठीक है, मत ये देखो, अगर बड़ी लेंथ है, वायर बड़ी लेंथ है, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी क्या होगा, ज्यादा, ड्रिफ्ट लॉस क्या होगी, कम हो जाएगी, करंट कम, रेजिस्टेंस ज्यादा। और लेंथ अगर छोटी है तो कम, छोटी लेंथ है तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, काइनेटिक में लॉस क्या होगा, कम, ड्रिफ्ट लॉस भी, करंट, रेजिस्टेंस। अब रिडक्शन टाइम की इनवर्स ही होता है, क्यों होता है ये रिडक्शन टाइम कितना होता है, रिडक्शन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम, टेम्परेचर ज्यादा होने पर ये टाइम का बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो टाइम कम हो जाता है। कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होंगे तो काइनेटिक वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, कम, करंट भी क्या होगा, कम, और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये देखिए, ये अगर ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा कम होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो वाइब्रेशन कम रहेगी, तो वाइब्रेशन कम रहेगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन भी क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो रिलैक्स करने का टाइम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, कम हो जाएगा, काइनेटिक में लॉस भी क्या होगा, कम होगा, ड्रिफ्ट लॉस भी क्या ज्यादा, करंट भी ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यदि आपने क्या कर दिया, समझ गए, ये कौन सा एरिया, एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने दो केस करा रखे हैं। इस बड़े से एरिया से 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकंड में, यहाँ पर एरिया बड़ा, इस छोटे से एरिया से 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एक सेकंड में, तो ऊपर अब भीड़ भाड़ कहाँ पे रुक जाता है, इस छोटे से एरिया में 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे या बड़े वाले, यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा भी तो कर दिया नहीं, ज्यादा टक्कर ज्यादा भी क्वालिटी में लॉस क्या हुआ, वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम रहेगी तो करंट भी क्या रहेगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया ज्यादा है, खुला खुला इलेक्ट्रॉन चलेगा, पोजीशन, लॉस ऑफ काइनेटिक, वेलोसिटी, करंट, रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट, टर्न क्वांटिटी, नो टर्न। ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस को उल्टा जोड़ो चाहे सीधा जोड़ो, उसका रेजिस्टेंस का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा डायोड में अगर जोड़ दोगे ना, फोर डायोड वो पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड का, उसको अगर उल्टा कर दोगे तो कई बार ऐसा तो नहीं, करंट बहुत ज्यादा होता है, और टेढ़ा कर दोगे तो करंट क्या होता है, जीरो आता है। एक फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े। अब आ रहा भैया डिस्टेंस हमने क्या पढ़ेंगे भैया, तीना के सर पे मन, ठीक है, तीना ही है तो पढ़ेंगे, तीना ये तीनों उसके आगे एग्जांपल है, तीना के वाला तेरा नाम तीना सोने तेरे सर पे मन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर होता किस पर, रेजिस्टेंस होता किस वजह से, पता होगा आपको, रेजिस्टेंस सर्किट का होता किस वजह से, भाई इलेक्ट्रॉन की कोलिजन की वजह से।
हाँ सैमुअल यार तू स्मार्ट है इसका मतलब ये खुलना भी अलग अलग से काले पीले ऐसे ही थे। बोल के मैंने कब बोला? बोलेगा तो क्या कह रहा करंट अभी लगा गया इसका कैसे कोई बात नहीं है। मेरा गुजरने का नहीं पड़ा आपका भाई होती रहती है क्या नॉन नेगेटिव नॉन पार्टी अब बदलर को भी चलाएंगे तो इसकी होगी क्या होगी ये सैंडविच की होगी कैसे? हां सैमुअल से नहीं करेंगे जीसस तुरंत ऊपर से ऐसे चार तो बोला है व्हाइट कलर की लाइट आई तो चारों ओर जगमग जगमग यार तो जाएगा ठीक है पता ना ये क्रिश्चियनिटी कैसे आई थी बताओ नहीं भैया कोई जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हाँ भैया कोई बात नहीं भैया आप पढ़ाओ ना क्या हुआ? ठीक है चलो भाई बात को काम ठीक है अभी इस क्लास के बाद बताऊंगा ठीक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या सिंपल सी बात टेम्परेचर बढ़ाने से भी ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन क्या होगी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन कांपता आपके चलेगा ना कांपता हुआ चलेगा जब कांपता हुआ चलेगा तो एक अकेला थोड़ा इलेक्ट्रॉन है बतेरे इलेक्ट्रॉन पड़े हो वहां पे तो उनसे क्या करेगा कोलिजन करेगा जब उनसे कोलिजन करेगा तो क्या होगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी करंट कम रेजिस्टेंस बस यही है कि हीट ज्यादा करने पे टेम्परेचर ज्यादा कम ज्यादा तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ज्यादा इससे ज्यादा होने पे क्या होता है वाइब्रेशन क्या होगी ज्यादा वाइब्रेशन ज्यादा होने से काइनेटिक कोलिजन क्या होगी ज्यादा कोलिजन से काइनेटिक लॉस क्या होगा ज्यादा वेलोसिटी होगी कम रेजिस्टेंस क्या होगा ओके तो रेजिस्टेंस किसके अंदर एक्टिव होता है टेम्परेचर समझ गए यानी अगर हम देखेंगे टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा ज्यादा है समझ गए तुमने लिखा भी करनी है क्या चीजें करती रहती कलाकारी पता नहीं क्या कीड़े मारती रहेगी ठीक है ये हो गया अब देखिए एक बॉडी थी जिसका रेजिस्टेंस क्या था आर आई टेम्परेचर क्या था टी आई है तो टी आई टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस क्या था आर मतलब इनिशियल टेम्परेचर आर टी आई है और रेजिस्टेंस भी क्या आर आई है आपने इसको क्या लिख दिया हीट बैलेंस का टेम्परेचर क्या बढ़िया था ना बढ़िया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा बढ़िया क्यों बढ़िया बताओ ठीक है टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशन बढ़ी वाइब्रेशन बढ़ने से क्या होता है सेल्सियस बढ़ गया वेलोसिटी कम हो जाएगी वेलोसिटी कम होगी तो करंट जो कम हो जाएगा Resistance और करंट कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल और चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल अब देखिए बाय ऑब्जर्वेशन जो रेजिस्टेंस में चेंज हुआ है वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली अगर ये ज्यादा चेंज करोगे तो उसमें भी क्या होगा ज्यादा इसमें कम करोगे तो इसमें भी क्या होगा कम आएगा और एक बात और ध्यान रखना जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है लोहे को 5 डिग्री गर्म करो लोहे को कॉपर को 5 डिग्री गर्म करो आप देखोगे लोहे के अंदर रेजिस्टेंस का चेंज क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है रीजन बड़ा सिंपल है क्योंकि लोहे का रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या होता है ज्यादा होता है जिसके अंदर ऊबड़ खाबड़ और एक क्लास है ठीक है वो क्या होती है कि उसके बच्चे थोड़े शैतान है घूमते घामते रहते हैं और एक ऐसा टीचर आ गया जो भी मनमौजी बच्चों के बेटा साथ दे गेट आउट ठीक है तो अब क्या मनमौजी बच्चे थे थोड़ा सा टीचर और सपोर्टिव मिल गया मौज कराने वाला तो क्लास का माहौल क्या होगा और खराब हो जाएगा समझ गया लेकिन बच्चे जहाँ पे अनुशासनशील मिलते हैं बच्चे एकदम स्ट्रिक्ट है हमारे जो भी है वो इसे कहते हैं डिसिप्लिन वाले बच्चे जो और जिनको पढ़ाई से मतलब होता है तो हरामी टीचर भी आ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं डाल पाता एक आध बच्चा जो उसमें थोड़ा सा होगा सैमुअल जैसा वही क्या होगा सीट से खड़ा होगा बाकी तो पढ़ी नहीं है ना जिसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा समझ गए तो कंडक्टर के साथ भी यही होता है कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें हरामी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं थोड़ी सी हीट मिली सारे पूरे पूरे उसके लैटिस में क्या होंगे इधर उधर घूमे हवाबाजी करेंगे खूब हवाबाजी करेंगे तो क्या होगा टक्कर भी होगी इनके बीच में आपस में मारपीट भी होगी एनर्जी क्या होगा उनका लॉस हो जाएगा एनर्जी लॉस हो जाएगा तो क्या होगा अब वो अपने सही काम में एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे सही काम क्या पढ़ाई इलेक्ट्रॉन के सही काम क्या चलना कहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ वो नहीं हो पाएगा, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। आप जो डिसिप्लिन वाले हैं थोड़ा बहुत हरामी होंगे, बाकी तो सारे ठीक ही होंगे ना, वो अभी भी ठीक ठाक चलेंगे, रेजिस्टेंस अभी भी क्या तो उनका कम ही रहेगा। तो कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है जब उसमें ज्यादा हीट देने पर उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। तो कह रहा है भैया कि जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो टेम्परेचर के चेंज का डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस में चेंज है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से भी क्या होता है डायरेक्टली होता। कंबाइन करने पर ये क्या होता है, फॉर्मूला ये आता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हमने के लगाया, इस कांस्टेंट कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ये जिसके लिए ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस में भी चेंज क्या आएगा, ज्यादा है। ये जिसकी वैल्यू जिसके इसकी वैल्यू जिसके लिए कम होती है, हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होती है, समझ गया। इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। इंसुलेटर में कोई डिफरेंस नहीं, चेंज नहीं होता। और मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द वो दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो समझ गए, तो उसके लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, मैंने आगे बता रखा है, ठीक है, समझ गए। और मेटल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आपका ग्राफ इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान देखिएगा। ये देखिए बहुत प्यारा बना रखा है, कॉपर को 20 दिया, इसके अंदर ज्यादा चीज मिलेगा आपको पता है, कौन आरामी आदमी है, आयरन या कॉपर, आयरन। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा चीज करता है ये जो लिखा क्या, है ये क्या, कॉपर फिर कॉपर ग्रेटर कॉपर, रेजिस्टेंस, आयरन होगा वो, ये आयरन है, आयरन, ठीक है, समझ गया, समझ गया। और कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये तो आपको पता ही है पीछे वाला, तो आपको ये निकालना है, तो इसको जल्दी आप ये क्या है, ये मामला आ जाएगा, ये है रेजिस्टेंस। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी करा रखा है इसका, बहुत बढ़िया 3 क्वेश्चन कराए थे, इनमें से एक आई है, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या आपका इतना, टेम्परेचर इनिशियल कितना है इतना, आपको रेजिस्टेंस निकालना है कितने पर, और आपको दे रखा है इतना। हाँ, इसके साइड में ध्यान रखना, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर केल्विन या एक केल्विन या 1 डिग्री, दोनों क्या मान जाते हैं, सेम मान जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ डालो ऐसा निकालेंगे, नो आपका, हाँ रेजिस्टिविटी निकालो, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रो फाइनल रेजिस्टेंस होता क्या है, रो एल होता है ना, रो क्या है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया। तो टेम्परेचर के साथ एरिया और लेंथ ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम है, क्या रहते हैं। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल इनिशियल रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया, ये वाले कैंसिल हो गए। तो यही फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ऊपर वाला क्या था, रेजिस्टेंस के टर्म में, ये क्या था, रेजिस्टिविटी। अबाउट के कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी हूं, ध्यान रखना, के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। जैसे मेटल की बात करूं, किसी का कॉपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रीजन होगा सिंपल है, मैंने बता रखा है, करंट का कभी ना होता है, तो बिना जो होता है करंट जो होता है इसका प्रोपोर्शनल होता है, और एम के बी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट। आप फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर के अंदर नहीं चेंज कर सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर के अंदर चेंज कितनी भी हीट दे दो, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वही रहेंगे कभी नहीं, लेकिन उनकी रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। तो जैसे आप ये देखिए करंट किसके डायरेक्टली होता है, इसके होता है कंडक्टर में, लेकिन ये चीज कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, करंट किसके डायरेक्टली होता है, इसके। अगर मैं बात करूं भैया मेटल की, तो मेटल के अंदर ये कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के साथ, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो करंट किसके डायरेक्टली होता है, इसके। अब आपको पता है टेंशन बैलेंस के अंदर भाव तो जब वेलोसिटी का कम होती है, करंट क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, समझ गया। तो ध्यान रखना टेंशन मेटल के केस में अगर आप टेंशन भाव तो रेजिस्टेंस का होता है, बढ़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत नोट्स पढ़े हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़े हैं, लेकिन इतना मैं सही बताऊं तो मैं कई बार जब पहली बार पढ़ा हूं बहुत डिटेल में पढ़ा हूं, और इसे गधा बच्चे पढ़ेगा ना, मैं गधा जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ आ जाएगा, मैं आपको सही बताऊं। आप कहीं के भी नोट्स देख लो ना तो ऐसे नहीं होंगे, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ठीक है, आप देख लेंगे, ठीक है, तारीफ नहीं कर रहा, जेन्युइनली दे रहा हूँ। आप नोट्स मैच करा रहे किसी के
तो आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा डिटेल में इसमें सारी चीजें बताई गई है जो आप सोच सकते हो। मैं एक्चुअल में ना जो पढ़ाते वक्त जब मैं पहली बार पढ़ाता हूँ तो मैं बहुत सोच के पढ़ाता हूँ, मतलब ये हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वही बच्चा भी सोच रहा होगा सामने वाला, तो उसको भी ऐसा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैंने अपनी तरफ से लिखाई है, आखिर में नोट्स में तो मैं ही दूंगा। समझ गया? ठीक है, तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा आर। तो आपको बताना चाहिए क्या है। हाँ, देखिए अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि डेल्टा आर जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है वो इनिशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख लेना, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का ग्राफ। तो आप जब मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक्सपोनेंशियल बढ़ती है। क्या बढ़ती है? और ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ अभी बताया मुझे, क्योंकि जीरो टेम्परेचर पर भी हर मेटल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रहती ही रहती है, इसलिए मैं कभी यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकता। ठीक है, यहाँ से अगर आप ग्राफ स्टार्ट करोगे तो गलत है ग्राफ, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ऊपर। ठीक है, ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, वही कहा रेजिस्टेंस है जीरो डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखिए मेटल की बात करो तो डेल्टा आर क्या होगा आपको बता रखा मैंने, ये होता है हाँ? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपको बता दूं, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक पॉजिटिव होता है, इनिशियल रेजिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसलिए चेंज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा आर क्या हो गया भैया, पॉजिटिव। डेल्टा आर पॉजिटिव, डेल्टा आर है क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। और डेल्टा अगर आप पॉजिटिव, इसका मतलब फाइनल वाला क्या है, ज्यादा, और इनिशियल वाला क्या है, वो भी आएगा ना। इससे पहले क्या था, घर पे क्या कर रहा था, सारे सौ चाहिए आरामी साले, चालीस देगा कुतरिया। ठीक है, आज देखते हैं कल ही क्लास में, वीडियो कराऊंगा, ठीक है।